स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक क्रम वाइज एक सिस्टम से पढ़े जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये भी इसके साथ आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया जाना सही समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए, क्योंकि त्रुटि हर किसी से हो सकता है। यदि हमसे त्रुटि कहीं हो के किसी चीज को मैं बताने में असक्षम हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारा चैप्टर 11 था, पाठ 11 था, और पाठ 11 में हमें पारिवारिक आय व्यय को पढ़ना था। अब आइए देख लेते हैं कि पीछे थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम क्या पढ़े हुए थे, तो क्लास अच्छे से समझ में आता है। सो आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ लिए थे। यहाँ से हम पढ़ लिए थे, देखिए, वित्तीय नियोजन, पारिवारिक आय पढ़े थे। इसके साथ ही हमने सभी प्रकार के चीजों को जाना था, तो किस प्रकार से आय हो सकता है, किन किन रूपों में आय किया जा सकता है। मजदूरी को समझे, वेतन, कारोबार से लाभ, कमीशन से मिल सकता है, संपत्ति से आने वाला किराया, ये भी हमें आय देता है। नगद ऋण पर ब्याज, लाभांश, पेंशन, उपहार, रॉयल्टी, स्वामित्व जिसे कहते हैं, बख्शीश एवं दान किसे कहते हैं, बोनस किसे कहते हैं, सब्सिडी आर्थिक सहायता अर्थात चैरिटी किसे कहते हैं। इन चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह समझा, और मैं जहां तक हो सके आपको बताने की भी कोशिश की। अर्थपूर्ण की ये सब चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे आय मिलती है। इसके साथ हमने जाना कि पारिवारिक आय के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें हमने जाना 3 होते हैं, वास्तविक आय, मुद्रा आय और मानसिक आय। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझा। और इसके साथ हमने दाम जाना। दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है काम, अर्थात वह धन जिससे हम किसी कार्य को करवा सकते हैं। धन के महत्व को हमने जाना। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि क्या क्या इनके रूप हैं, है ना। अब आइए देखते हैं कि हमें क्या देखना है। यहाँ तक हम देख लिए थे। अब इसके आगे देखना है कि वास्तविक आय क्या है। वास्तविक आय हम नहीं पढ़े थे, सो यहाँ से देखेंगे कि वास्तविक आय क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। वास्तविक आय किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है ना कि निम्न में से वास्तविक आय है। टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन में तो ये जरूर पूछ देता है, और छोटी ही लाइन बनाएगा, लेकिन हम कंफ्यूज होके रह जाएंगे कि वास्तविक आय है कि मौद्रिक आय है कि मानसिक आय है, कौन सा आय है। तो देखिए, वास्तविक आय की परिभाषा अर्थशास्त्रियों द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर मानवीय जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है वास्तविक आय? कि मनुष्य, जो भी परिवार के सदस्य हैं, कुल मिला के जानिए कि ये चैप्टर किसके लिए? पारिवारिक आय व्यय को बता रहा है, ना कि राष्ट्रीय और ना ही देश उसके लिए बता रहा है। ठीक है ना। तो ये पारिवारिक व्यवस्था के लिए बताया, और कहा जा रहा है कि परिवार के अर्थशास्त्री ये बताते हैं, ये निश्चित अवधि के भीतर मानवीय जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध वस्तुएं एवं सेवाओं के प्रवाह के रूप में की जाती है। अर्थात जो भी हम जिन भी, देखिए सरल वे में समझिए कि वास्तविक आय हम किसे कहते हैं। अब कोई चीज हम खरीद के तो ला लिए, है ना, तो मुद्रा द्वारा वो आय खरीद के ले आए। लेकिन यदि हम मिक्सी को चला के मसाला पीस रहे हैं, तो ये क्या है? वास्तविक आय है। पनीर घर के अंदर आ गया, जब पनीर खरीद के लाए, पैसा दे के लाए, तो वो नहीं है। लेकिन पनीर को काट के तल के सब्जी बना रहे हैं, मसाले द्वारा वो कर रहे हैं, तो वो क्या है? वास्तविक आय है। और उससे जो भी पौष्टिक आहार मिल रहा है वो वास्तविक आय है। मसाला पीस लिए मिक्सी में, सही ग्रीन वेजिटेबल को हम स्टोर कर लिए सब फ्रीज में, तो वो वास्तविक आय है। किसी भी कार्य को कर, जो हम स्वयं कर रहे हैं ना, वही हमारा क्या है? वास्तविक आय। आइए आगे पढ़िए तो और समझ में आएगा कि किसे कहते हैं। इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार हैं। देखते हैं, पहला क्या है? वास्तविक आय वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह है। यह स्थिर नहीं होती है। ये किसका प्रवाह है? सेवाओं और वस्तुओं का प्रवाह है। नोट कर लीजिएगा। वास्तविक आय वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह है। अगला देखते हैं। इसमें ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल है जो धन से उपलब्ध हो भी सकती हैं या नहीं भी। उदाहरण के लिए अपने खेत से उगाया गया या घरेलू सेवाएं,
अब क्या है, खेत से हम जो मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनके गांव तो होंगे ना, भले ही आप शहर में हो गए, लेकिन आपका ऐसा भी होगा ना कि छुट्टियों के मौसम में गांव जाते हैं, तो गांव पे क्या होती है, हर एक इंसान के पास गांव होगा, और गांव होगा तो गांव में उनका खेत खलियान होगा, खेत खलियान है तो वो देखते हैं ना, अ, अनाजें उगाई जाती हैं, खेतों में हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास, अब मान लीजिए शहर में ही मकान है, थोड़ी ज्यादा जगह है, तो देखते हैं ना, अगर घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, तो वो जरूर कोई ना कोई बीज लगाएंगे, बोएंगे, लौकी है, तरोई है, आलू है, जो भी है, तो वो क्या है, ग्रीन वेजिटेबल हमारा घर के ही हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आय नहीं लगा है, तो क्या हो गया, ये वास्तविक आय हो गया। यही इसी को हम वास्तविक आय कहेंगे, जहाँ पे हम पैसा बिना खर्च किए जो चीज हम प्राप्त कर ले रहे हैं, वही वास्तविक आय है। हम बागीचे में फूल लगाए हैं तो हम 10 रुपए का फूल खरीदने नहीं गए, कोई तीज त्योहार, कोई भी दीपावली फेस्टिवल आया, हम अपने बागीचे में से ही फूल तोड़ लिए, तो क्या है, वास्तविक आय है। बागों से फूल तोड़ना, खेत से हरी सब्जियों का लेना, फूल, लेकिन उन्हीं फूलों को अगर कह दिया कि माली के यहाँ से लाना, तो आपका वास्तविक आय नहीं रहेगा। हरी सब्जियों को सब्जी मंडी से खरीदना, तो वास्तविक आय नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए बस, कि क्या वास्तविक आय है और क्या वास्तविक, जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा। देखिए सही कह रहा, जो धन से उपलब्ध हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उदाहरण के लिए खेत के उत्पाद और घरेलू सेवाएं। अब घरेलू सेवाएं क्या है, मम्मी सारे दिन खाना बना रही हैं, चाय बना रही हैं, हमारा देखभाल कर रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, कपड़े वगैरह सही कर रही हैं, तो ये घरेलू कार्य अगर मूल्य से आका जाए तो कोई दूसरा इंसान कर सकता है? आप सोचिए कितना बड़ा काम है। तो ये क्या है, ये घरेलू सेवाएं हैं। तरह तरह के पापड़ चिप्स स्वयं बना के रख देना, स्टोर करना, हम बाहर से मार्केट से नहीं खरीदते, तो ये क्या है, वास्तविक आय है यही। अगला देखते हैं, इसमें समय सम्मिलित है, यह 1 माह अथवा 1 वर्ष हो सकता है। यह कितने का हो सकता है, 1 माह अथवा 1 वर्ष का हो सकता है। वास्तविक आय 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक आय बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह मैं समझाने की पूरा कोशिश करूंगी, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बार बार इस बात को मैं आपको खुद मेंशन करती हूँ आपके दिमाग में, इसीलिए प्रत्यक्ष और समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नाम मेंशन करिएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ गया। तो देखिए, प्रत्यक्ष आय और क्या है, अप्रत्यक्ष आय। एक तो वास्तविक आय में ही ये दोनों आते हैं, यहाँ पे नोट करिएगा कि वास्तविक आय में ही ये दोनों आते हैं। और कौन कौन से हैं, एक तो प्रत्यक्ष आय है, एक अप्रत्यक्ष आय है। एक आपका एक क्या है, प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। दो क्वेश्चन नोट करिएगा। वास्तविक आय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। अब प्रत्यक्ष हम पहले देख लेते हैं, है ना, प्रत्यक्ष पहले देख लेते हैं कि क्या होता है प्रत्यक्ष आय। इसमें धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वस्तुएं तथा सेवाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं द्वारा, और भाई कौन परिवार में काम करेगा ही, महिलाएं ही तो करती हैं, लेकिन कोई समझे परिवार में तब ना है कि नहीं। फिर चाहे वो घर की बेटी हो के, चाहे बहू हो के, कुछ भी हो के, लेकिन परिवार की महिलाएं ही क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारे परिवार से लेकर संबंधित चैप्टर है। तो उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे भोजन पकाना, कपड़े धुलना, सिलाई करना, घरेलू बागवानी आदि। अब ये सब क्या है, प्रत्यक्ष आय है। बस इतना ही दिमाग में डाल लीजिए कि जहाँ क्या है, धन का उपयोग किए बिना, किसी और कलर को मेंशन कर देती हूँ तो देखिए ध्यान होगा कि धन का उपयोग किए बिना जिस कार्य को हम करते हैं, उसमें सीधे जान जाइए कि वो प्रत्यक्ष आय है। और वो प्रत्यक्ष आय भी किस में आता है, वास्तविक आय में आता है ना। और वास्तविक आय में, और देख लीजिए, अगर आपसे कभी कहीं पूछ ले कि वास्तविक प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय दोनों पूछ सकता है कहीं, तो सीधे ऑप्शन में क्या रहेगा, तब वास्तविक आय रहेगा। क्यों, क्योंकि
इसी के अंदर ये दोनों आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसी के अंदर दोनों आते हैं। या तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो इसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए, और इन दोनों को नहीं ऑप्शन में रहेगा तो वास्तविक से पूछेगा, तब इन दोनों में की चीजों को आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए प्रत्यक्ष आय क्या है, इसमें धन का बिना प्रयोग किए, जैसे घर की महिलाएं भोजन कपड़ा भोजन पकाना, क्या वो रोज सुबह शाम रात को भोजन पकाती है, चाहे कोई गेस्ट आ गया, इतने सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़ों को करके तह लगा के रखती हैं, इतने सुंदर सुंदर बेडशीट बिछाती हैं, हर तरह का ध्यान रखती हैं। तो आप बताइए क्या इन चीजों का वो पैसा लेती हैं? नहीं ना लेती हैं। आप एक दिन के लिए मेड लगा के देखिए तो कितना पैसा हो जाता है ना। आप महीने भर खाना बनवाने के लिए रख लीजिए तो देखिए वो कितने 2000 3000 4000 में मेड आपकी सो सिटी अकॉर्डिंग, ग्रेटर नोएडा में है तो वहाँ और हैवी रेट है, दिल्ली में है तो वहाँ और हैवी रेट है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपका रेट बढ़ता जाएगा। गांव में है तो 1500 में निपट जाएगा, लेकिन खाना बनवाने वाली रख के तो देखिए कितना थे। तो उन्हीं चीजों को बता रखा है, इसे इन चीजों पर ना ले जाइएगा। लेकिन देखिए ये प्रत्यक्ष आय में बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्यक्ष आय में बिना धन खर्च किए जो ये कार्य होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं। फिर महिलाओं द्वारा भोजन पकाना, कपड़े धुलना, सिलाई करना, घर पे जो भी अपना ब्लाउज साड़ी जो भी फटा पुराना चीज है अगर उन्हें सिल दी, उन्हें सही कर दी तो क्या हो गया, बंगाल का कांथा हो गया, है ना। आप देखे है ना, वही कढ़ाई कह दी जाती है। सिलाई करना, घरेलू बागवानी करना, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पौधे लगाना, उससे क्या होती है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। एक घर जिसके लिए पूर्णतः भुगतान किया जाता है तथा सामुदायिक सेवाएं जैसे उद्यान, सड़कें, पुस्तकालय भी प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। अब ये भी सब देखिए प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत क्यों नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा नहीं लग रहा है, धन धन नहीं लग रहा है। अब सड़कों पे आप चलते हैं तो पैसा फेंकते चलते, 1 किलोमीटर चल लिए तो भाई इतना पैसा हो गया तुम्हारा। उद्यान है, किसी बागीचे किसी जगह पे चले गए, आप किसी पार्क वार्क पे चले गए तो क्या कहते हैं कि 2 घंटे बैठे ले पार्क में, 2 घंटे वॉक कर लिए पार्क में, तो लो भाई पार्क महाराज ये 200 रुपए रख लो। आप कहते हैं नहीं ना, कहते पुस्तकालय में आप जाते हैं, तरह तरह की पुस्तकें उठा के पढ़ लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि वहां पे पुस्तक के बगल में रख देते हो कि महाराज जी आप भी 200 रुपया ले लीजिए, हमने पुस्तक पढ़ लिया। कहते हैं नहीं, कहते ना। तो धन नहीं खर्च हो रहा, बस इतना ही समझिए कि धन जहां ना खर्च हो गए वो प्रत्यक्ष आय है। अब इसका ही उल्टा इसमें सॉरी, वो प्रत्यक्ष, हाँ वो प्रत्यक्ष आय है, और इसका ही ठीक जो उल्टा हो जाएगा ना वही अप्रत्यक्ष आय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष आय हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि अप्रत्यक्ष आय, इसमें वस्तुएं तथा सेवाएं शामिल है जो विनिमय सामान्यतः धन कुछ साधनों के उपरांत ही प्राप्त होती है। देख लीजिए उदाहरण के लिए अच्छी किस्म की सब्जी, भाई अच्छी किस्म की सब्जी खरीदने जाएंगे, आप मार्केट में जाते हैं ना तो क्या होती है, सब्जी मिलती ही है तो पैसा देंगे के लिए धन का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें चयन की व्यक्ति की योग्यता एवं कौशल निहित होती है। क्योंकि इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने चयन को रखता है कि हमें ये सेव नहीं चाहिए, ये वाला सेव चाहिए, है ना। आइए देखते हैं तीसरा वाला देख लेते हैं। अर्थात जहां धन लगे वो अप्रत्यक्ष है और जहां धन ना लगे वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष है। गो गो देखते हैं। मानसिक आय वह संतोष है निम्न में से मानसिक आय है तो क्या है, संतोष, है ना। संतोष को कहते हैं मानसिक आय, जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फल स्वरूप प्राप्त होता है। सेवाओं अर्थात कोई भी कार्य करके, अब मम्मी तरह तरह की व्यंजन बना रही हैं तो उससे क्या मिलता है, आपको संतोष ही मिलता है। किसी दिन मान लीजिए हाथी है, किसी दिन खराब व्यंजन बन गया तो उस दिन आपको संतोष नहीं मिलता, आज का खाना बहुत खराब है, आज नमक तेज हो गया, मान लीजिए किसी दिन हो जाता है तो आपको तुरंत संतोष नहीं ना मिलता। तो उसी चीज को कहा जा रहा है कि मानसिक आय उसे कहते हैं जहां संतोष मिलता है ना।
उसी को कहा जा रहा है। फिर चाहे वो धन द्वारा हम धन माल, उसी को कहा जा रहा है कि धन द्वारा हम जाते हैं ना, साड़ी वगैरह खरीद के लाते हैं, घर के लिए कोई चीज खरीद के लाते, तो घर में रखते हैं, सजावटी चीजें घर में रखते हैं, तो हाँ सुंदर लगता है, तो ये हमें संतोष मिल जाता है। हाँ सही रेट में सही चीज हम खरीद लाए, सही रेट में सही कपड़ा हम पसंद कर लिए, होता है ना। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि गलत कपड़ा मिल गया, गलत चीजें मिल गई, तो उसी को बताया जा रहा है कि संतोष। यदि धन खर्च करके या फिर कोई कार्य करके आपको जो संतोष मिलती है, उसी को हम मानसिक संतोष कहते हैं, उसी को मानसिक संतोष कहते हैं। आगे देखते हैं, आय के प्राप्त संतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानसिक आय को रुपए या राशि के में बता पाना कठिन है। ये रुपए में बता पाना कठिन है, क्यों? क्योंकि अब मम्मी इतनी टाइम ही खाना बना दी, तो हम बेधड़क बोल दिए कि बहुत अच्छा मम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी खाना बनाई हो, बहुत अच्छा ये पास्ता बनाई हो, पनीर बनाई हो, पुलाव बनाई हो, जो भी बनाई हो। लेकिन वही नहीं बनता है तो तुरंत नहीं भी हम कह देते हैं, उसमें कोई पैसा वैसा लेते देते थोड़ी ना है। यह गुप्त आय का एक रूप है। नोट करिएगा क्वेश्चन। गुप्त आय का रूप है। सो ऑप्शन सी इज राइट, है ना, डी कोई ना डालिए। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़िए समझिए आगे बढ़िए। यह गुप्त आय का एक रूप है। क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि निम्न में से गुप्त आय का रूप है, तो किसी गुप्त आय का रूप दिखेंगे, पढ़े रहेंगे तब ना जानेंगे। ये गुप्त आय का रूप है। हमें संतोष मिल गया तो उतना धन हमारा खर्च करना क्या हो गया, फलित हो गया, जो कहते हैं। हम संतुष्ट हो गए कि कोई, तो हम भूल जाते हैं, देखते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हाँ 1,000 लग गया, 1,000 में ये साड़ी ले लिए, बहुत लोग तारीफ कर दिए, तो हमें पहनने में आरामदेह हो गया, हमें संतुष्टि मिल गया, तो है ना। तो वो 1,000 का, लेकिन वही हमें 1,000 की क्या 500 की ही साड़ी ले आए, 500 का ही सूट ले आए, हर कोई कहे भाई कि ये क्या पहन ली हो, है ये क्या, कौन सी साड़ी पहन ली हो, कौन सा सूट पहन ली हो, कलर नहीं जच रहा, सूट नहीं जच रहा, साड़ी नहीं जच रहा, तो क्या होता है, वो 500 ही हमें खलता जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि यह गुप्त आय का एक रूप है। यह अगोचर एवं वस्तुपरक होता है तथा जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संतोष, कहीं कहीं ऐसे होता है ना कि हमें इन चीजों से भी संतोष मिलना चाहिए, तो उस बात पे जीवन की गुणवत्ता से ये बोल दिया है। आय प्रबंधन। अब आय प्रबंधन हम समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आय आय प्रबंधन को सभी प्रकार की आय इस्तेमाल, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात आय प्रबंधन हम कैसे करेंगे, जब इन्हीं स्टेप को हम फॉलो करेंगे ना, मतलब नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा हम आय को व्यवस्थित करेंगे, आय को संभालेंगे, आय को रखेंगे, आय को रखेंगे, अर्थात धन, धन या फिर मुद्रा, इसे जब रखेंगे ना, तभी क्या होगा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी के रूप में क्या कहे, आय प्रबंधन कहते हैं। इसी को हम आय प्रबंधन, इसका उद्देश्य उपलब्ध स्रोत से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करना। इसका इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्रोत से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करना। स्रोत का मतलब होता है जो भी तरह तरह की चीजें हैं, भाई हम आय को खर्च करके ही तो हम स्रोतों का प्राप्त करते हैं, जो भी तरह तरह के स्रोत हैं उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आय को खर्च करके हम वस्त्र लिए, वस्त्र पहनते हैं, तो उससे संतुष्टि है कि हम सही पहनते हैं, हम ठीक ठाक पहनते हैं, हम पहनते हैं, वस्त्र पहनना चाहिए। आय को खर्च करके हम भोजन, तरह तरह की भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी एक प्रबंधन का सोर्स है। आय को खर्च करके हम अपने संसाधनों को, सभी प्रकार के अनिवार्य प्रकार के संसाधन, उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जीवन जिससे क्या रहता है, सुलभ रहता है। आय आय समान होने के बावजूद किन्हीं दो परिवारों की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं समान नहीं होती है। मान लीजिए 2 परिवार है ना, दोनों परिवार में एक ही जॉब है, दोनों दोनों
जो भी सदस्य हैं उनके यहाँ भी वही टीचर है, उनके यहाँ भी वही टीचर है, उसी स्कूल में दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों लोगों की तनख्वाह एक ही है, लेकिन क्या है, खर्च दोनों के अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के कल्चर अलग अलग है, भले ही हम एक ही गांव के रहें, लेकिन फिर भी क्या है, रहन सहन, खाने पीने का तौर तरीका, जो भी हमारा मानसिक संतुष्टि है, जो भी हमारा मानसिक, तभी तो हमने ऊपर पढ़ा है, जो भी ये सब हमारे सोच विचार है ना, उसके जरिए हमारा आय प्रबंधन उस पर डिपेंड करता है। कोई है बहुत विलासितापूर्ण है, कोई है बहुत नॉर्मल तरीके से रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि दो परिवार आवश्यकताओं इच्छाएं समान नहीं होती, अतः प्रत्येक परिवार को अपने लक्ष्यों, जरूरतों एवं इच्छाओं को ध्यान रखकर व्यय योजना बनानी चाहिए। अर्थात जो भी परिवार के लोग हैं ना, अपने अलग अलग अपने अपने परिवार के इच्छा के अनुसार व्यय करना चाहिए। भाई हमारी हमारी परिवार में ज्यादा इच्छा ये है कि पूजा पाठ में खर्च होता है, बच्चों के पढ़ाई में खर्च होता है, हमारे रोज के आने जाने में खर्च होता है, हमारे पौष्टिक आहार में खर्च होता है, तो हमारा इसी में खर्च होगा। हमारा कोई देख दिखावा में नहीं खर्च होगा कि हर महीने हर 15 दिन पे हम अपना कपड़े को चेंज करें, हर 15 दिन पे हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए। तो ऐसा कोई नहीं हमारे यहाँ की परंपरा है, नहीं कोई देख दिखाने की हाव भाव तालिका है। तो ये व्यय हम नहीं अपने बजट तालिका में बनाएंगे, है ना। तो उसी चीज को कहा गया है, कारगर आय प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि परिवार अपने उपलब्ध स्रोतों को पहचाने तथा उनका विश्लेषण करे, है ना। स्रोतों को क्या करे, पहचाने और उनका विश्लेषण करे। जो भी जितने जितने प्रकार के उनके पास स्रोत हैं कार्य करने के, या फिर संसाधनों को संभालने के, उन चीजों को समझे और उसे कार्य करे। आज का क्लास यहीं अब समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स, जरूर इसे सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।